नमस्कार। आज हम राजस्थान की कुछ ताज़ा खबरों और घटनाओं की तह में उतरेंगे। हमारे पास 4 नवंबर 2025 की कई दैनिक समाचार रिपोर्टें हैं जिनमें काफ़ी कुछ चल रहा है। एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा है, फिर चुनाव आयोग के कुछ अहम निर्देश हैं, तो दूसरी तरफ अकादमिक जगत से जुड़ी कुछ अच्छी खबरें भी हैं। साथ ही मौसम का हाल और प्रशासन से जुड़े कुछ और मामले भी हैं। तो चलिए इन खबरों को ज़रा कुरेदते हैं, देखते हैं कि सतह के नीचे क्या है और हमारे लिए इसमें क्या जानने लायक है। आज का इरादा है इन बिखरी हुई खबरों को छोड़कर राजस्थान की आज की तस्वीर को समझना। शुरुआत एक बेहद अफसोसनाक खबर से करनी पड़ रही है। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ है। खबरों के मुताबिक एक बेकाबू डंपर ने एक दो नहीं बल्कि 17 गाड़ियों को टक्कर मार दी और इसमें 13 लोगों की जान चली गई। ये आंकड़े ही अपने आप में भयावह हैं। शुरुआती जानकारी ये है कि डंपर का ड्राइवर नशे में था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और यह भी सामने आया कि इस मामले में लापरवाही के चलते 3 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। ये सिर्फ एक दुर्घटना का मामला लगता है या इसमें कुछ और परतें भी हैं? आप क्या कहेंगी? हाँ, ये घटना वाकई दिल दुखाने वाली है और इसका पहला और सबसे सीधा असर तो उन परिवारों पर पड़ा है जिन्होंने अपनों को खोया है। बहुत दुखद है ये। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो इसके कई और पहलू नजर आते हैं। नशे में ड्राइविंग तो एक स्पष्ट समस्या है ही, खासकर जब वो भारी वाहन शामिल हो। पुलिस अधिकारियों का निलंबन ये दिखाता है कि शायद पहली नजर में ही कोई बड़ी चूक नजर आई होगी और प्रशासन इसे गंभीरता से ले रहा है। लेकिन यहाँ एक और पहलू ध्यान देने लायक है। ये हादसा शायद सिर्फ एक ड्राइवर की लापरवाही या नशे का मामला नहीं, बल्कि शहरी सीमा में भारी वाहनों के परिचालन के समय उनके रूट और ट्रैफिक नियमों के पालन में ढिलाई जैसे व्यवस्थागत मुद्दों की तरफ भी इशारा करता है। क्या रात के समय ऐसे वाहनों के लिए कोई तय नियम है और क्या उनका पालन हो रहा था? ये सवाल उठना लाजमी है। बिल्कुल, यानी ये सिर्फ एक व्यक्ति की गलती से कहीं ज्यादा बड़ी तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है। ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन और शहरी नियोजन, खासकर भारी वाहनों को लेकर शायद फिर से देखने की जरूरत है। अच्छा, हादसों की बात से हटकर अब व्यवस्था की तरफ देखें तो चुनाव आयोग से जुड़ी एक अहम खबर है। भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान सरकार को एक निर्देश दिया है। निर्देश यह है कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण, क्या कहते हैं उसे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, SIR। हाँ, तो SIR के काम में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला फिलहाल न किया जाए। और संयोग से आज 4 नवंबर से ही राजस्थान समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के इस खास रिवीजन का काम शुरू भी हो गया है। ये महज एक रूटीन प्रशासनिक आदेश है या इसका कोई गहरा महत्व है? नहीं, इसे महज रूटीन कहकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और सेहत के नजरिए से देखें तो ये काफी महत्वपूर्ण कदम है। मतदाता सूची तैयार करना या उसे अपडेट करना एक बहुत ही बारीकी और संवेदनशील काम है। सोचिए, हर एक नाम का जोड़ना या हटना किसी के वोट देने के अधिकार से जुड़ा है। इस काम में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थिरता बहुत जरूरी है। अगर बीच में ही उनका तबादला हो जाए तो काम की निरंतरता टूटती है, गलतियों की गुंजाइश बढ़ जाती है और पूरी प्रक्रिया में देरी भी हो सकती है। तबादलों पर रोक लगाने का मकसद इसी स्थिरता को बनाए रखना है, ताकि ये महत्वपूर्ण काम बिना किसी रुकावट और पूरी सटीकता के हो सके। हाँ, ये स्थिरता तो जरूरी है, वरना इतनी बड़ी कवायद का क्या मतलब। लेकिन क्या सिर्फ तबादलों पर रोक से जमीनी स्तर की मुश्किलें हल हो जाती हैं? मेरा मतलब है मतदाता सूची को अपडेट करने में और किस तरह की चुनौतियां आती होंगी आमतौर पर? ये अच्छा सवाल है। चुनौतियां कई होती हैं, बिल्कुल। जैसे सही पत्ते पर लोगों का नाम मिलना, खासकर किराएदारों या वो प्रवासी मजदूरों के मामले में। डुप्लीकेट एंट्रीज को हटाना, मृत व्यक्तियों के नाम सूची से हटाना, नए युवा वोटरों को जोड़ना, ये सब जमीनी स्तर पर काफी मेहनत का काम है। इसके लिए बूथ लेवल अधिकारियों BLOs को घर घर जाना पड़ता है। कई बार लोगों में जागरूकता की कमी भी होती है या वे ज़रूरी दस्तावेज नहीं दे पाते। तो तबादलों पर रोक एक ज़रूरी कदम है, लेकिन अकेली काफ़ी नहीं। इसके साथ ज़मीनी स्तर पर संसाधनों और प्रशिक्षण की भी ज़रूरत होती है। और ये जो SIR प्रक्रिया है ना, ये अपने आप में लोकतंत्र की रीढ़ है। एक साफ सुथरी अपडेटेड मतदाता सूची ये सुनिश्चित करती है कि हर योग्य नागरिक अपने वोट का इस्तेमाल कर सके। ये सिर्फ वोटिंग के दिन की बात नहीं है, ये पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों के भरोसे को बनाए रखने के लिए जरूरी है। यानी एक अच्छी मतदाता सूची स्वस्थ लोकतंत्र की पहली निशानी।
चलिए अब कुछ ऐसी खबरों की ओर चलते हैं जो हौसला बढ़ाती हैं। अकादमिक जगत से 2 अच्छी खबरें हैं। पहली, शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं की ऑन डिमांड परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। और दूसरी खबर तो और भी शानदार है। राजस्थान के बकुल ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी सीए फाइनल की परीक्षा में पूरे देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने ये रैंक अपने पहले ही प्रयास में 80.50% नंबरों के साथ हासिल किया। वाह! ये तो वाकई बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही खबरें सकारात्मक हैं। स्टेट ओपन स्कूल के नतीजे उन हजारों छात्रों के लिए उम्मीद की किरण है जो किसी वजह से रेगुलर स्कूलिंग नहीं कर पाए। ऑन डिमांड परीक्षा का सिस्टम अपने आप में बहुत लचीला है, मतलब छात्र जब तैयार महसूस करें तब परीक्षा दे सकते हैं। ये शिक्षा को ज़्यादा सुलभ बनाता है। और बकुल की सीए फाइनल में उपलब्धि तो असाधारण है। सीए की परीक्षा भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिनी जाती है। उसमें ऑल इंडिया रैंक लाना, वो भी पहले ही प्रयास में, और इतने अच्छे अंकों के साथ, ये सिर्फ बकुल की अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा का सबूत नहीं है, बल्कि ये शायद इस ओर भी इशारा करता है कि राजस्थान में अकादमिक माहौल और प्रतिभा किस स्तर की है। ये सफलता निश्चित रूप से राज्य के कई और युवाओं को प्रेरणा देगी। हाँ, ऐसी खबरें सुनकर वाकई अच्छा लगता है। बकुल की सफलता क्या है, ये भी दिखाती है कि अब छोटे शहरों या गैर महानगरीय पृष्ठभूमि के छात्र भी राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले से ज्यादा सफल हो रहे हैं। क्या ये किसी बड़े बदलाव का संकेत है? ये एक दिलचस्प संभावना है। हालांकि सिर्फ एक परिणाम से निष्कर्ष निकालना शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, ये रुझान पिछले कुछ सालों में दिखा है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऑनलाइन कोचिंग और संसाधनों की बढ़ती पहुंच ने भौगोलिक दूरियों को कुछ हद तक कम किया है। हो सकता है बकुल की सफलता इसी बदलते परिदृश्य का एक उदाहरण हो, जहां प्रतिभा सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। ये निश्चित रूप से एक सकारात्मक विकास है। बिल्कुल। इस अकादमिक चमक के बाद अब जरा देखें प्रकृति का मिजाज क्या कह रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, का असर देखने को मिल सकता है। इसके कारण मैदानी इलाकों में बारिश और कहीं-कहीं ओले गिरने की भी संभावना है। इसका असर राजस्थान के भी कुछ हिस्सों पर पड़ सकता है। ये पश्चिमी विक्षोभ क्या बला है और इसका क्या असर हो सकता है? पश्चिमी विक्षोभ दरअसल भूमध्य सागर या अटलांटिक महासागर से उठने वाली नम हवाएं हैं जो ऊपरी वायुमंडल में पूरब की ओर चलती हैं। जब ये हिमालय से टकराती हैं तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सर्दियों के मौसम में बारिश या बर्फबारी लाती हैं। ये इस मौसम की एक सामान्य प्रक्रिया है। यहाँ जो बात खास तौर पर उभर कर आती है वो ये है कि इसका असर क्या होगा। किसानों के लिए ये अहम जानकारी है। अगर हल्की बारिश होती है तो रबी की फसलों जैसे गेहूं या सरसों के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन अगर ओलावृष्टि होती है तो खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा तापमान में गिरावट आएगी और अगर बारिश तेज हुई तो सामान्य जनजीवन जैसे यातायात पर भी असर पड़ सकता है। तो इस पर नजर रखनी होगी कि ये विक्षोभ कितना मजबूत है और इसका असर कितना व्यापक होता है। अच्छा, यानी किसानों के लिए ये खबर उम्मीद और चिंता दोनों लेके आ सकती है। अच्छा, व्यवस्था की बात चली है तो एक और पहलू है जिस पर सरकार को जवाब देना पड़ा है। राजस्थान सरकार ने राज्य में चल रहे पशु जन्म नियंत्रण यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी कार्यक्रमों पर एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। ये किस बारे में है, जरा विस्तार से बताएं। हाँ, ये मामला आवारा पशुओं खासकर कुत्तों की बढ़ती आबादी के प्रबंधन से जुड़ा है। कई शहरों में ये एक बड़ी समस्या बन गई है। कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं, रेबीज का खतरा है। दूसरी तरफ पशु कल्याण का मुद्दा भी है। एबीसी कार्यक्रम इसी का एक समाधान माने जाते हैं, जिसमें आवारा कुत्तों की नसबंदी करके उनकी आबादी को मानवीय तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने का मतलब है कि अदालत इस मामले की निगरानी कर रही है और सरकार से जवाबदेही मांग रही है कि वो इस समस्या से निपटने के लिए क्या कर रही है और कितना प्रभावी ढंग से कर रही है। ये सिर्फ जानवरों का मुद्दा नहीं है, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से भी सीधे तौर पर जुड़ा है। तो यह चुनौती क्या है? मतलब सुनने में तो लगता है कि सिर्फ कुत्तों की नसबंदी करना ही तो है। ये इतना मुश्किल क्यों है? सुनने में सीधा लगता है, पर है नहीं। असल में चुनौती कई स्तरों पर है। पहला, इसे बड़े पैमाने पर और लगातार करने की जरूरत होती है, जिसके लिए पर्याप्त संसाधन, प्रशिक्षित लोग और बुनियादी ढांचा चाहिए।
दूसरा, इसे करते हुए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का भी पालन करना होता है, यानी जानवरों के साथ कोई ज्यादती न हो। तीसरा, नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है। इन तीनों, आबादी नियंत्रण, पशु कल्याण और जन सुरक्षा के बीच संतुलन साधना अक्सर बहुत मुश्किल और संवेदनशील हो जाता है। इस पर अक्सर तीखी बहसें भी होती हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जाना इसी जटिलता को दिखाता है। समझ गया। ये वाकई एक जटिल संतुलन साधने वाला काम है। और अंत में कला जगत से खबर है जो थोड़ी दुखद है। फिल्मकार नंदकिशोर चतुर्वेदी का निधन हो गया है। राजस्थान के कलाकारों ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी है। हाँ, ये दुखद सूचना है। किसी भी क्षेत्र की कला और संस्कृति को वहाँ के कलाकार और रचनाकार ही जिंदा रखते हैं और आगे बढ़ाते हैं। नंदकिशोर चतुर्वेदी जैसे लोग जब जाते हैं तो उस क्षेत्र के सांस्कृतिक ताने बाने में एक खालीपन आता है। कलाकारों का उन्हें याद करना और श्रद्धांजलि देना उनके योगदान को स्वीकार करना है। ये दिखाता है कि उनका काम महत्वपूर्ण था और उन्हें याद रखा जाएगा। तो आज हमने राजस्थान से जुड़ी कई अलग अलग तरह की खबरों पर बात की। एक तरफ भयानक हादसा और व्यवस्था पर सवाल, दूसरी तरफ चुनावी प्रक्रिया को दुरुस्त रखने की कोशिश और व्यक्तिगत स्तर पर शानदार अकादमिक उपलब्धि। फिर मौसम का पूर्वानुमान, आवारा पशुओं की प्रबंधन की चुनौती और कला जगत की क्षति। ये सब मिलकर आज के राजस्थान की कैसी तस्वीर पेश करते हैं? हाँ, इसे इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि आज की ये खबरें महज अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये एक ही दिन में राजस्थान के समाज और व्यवस्था के कई रंग और रूप दिखाती हैं। इसमें चुनौतियां साफ दिखती हैं, जैसे सड़क सुरक्षा का गंभीर मुद्दा जो जयपुर हादसे ने उजागर किया। इसमें व्यवस्था की अपनी चाल भी दिखती है। चुनाव आयोग के निर्देश लोकतंत्र की मशीनरी को ठीक रखने की कोशिश है, तो एबीसी रिपोर्ट प्रशासनिक जवाबदेही का एक उदाहरण। साथ ही उम्मीद और प्रेरणा भी है, बकुल जैसी प्रतिभाएं जो राष्ट्रीय स्तर पर चमक रही हैं। और प्रकृति की अपनी भूमिका है, मौसम का असर तो सब पर पड़ता है। और अंत में संस्कृति और कला की दुनिया की अपनी स्मृतियां और क्षति हैं। ये सब मिलकर एक जटिल बहुआयामी तस्वीर बनाते हैं, जिसमें अच्छा भी है, बुरा भी है, चुनौतियां भी हैं और अवसर भी। ये दिखाता है कि राज्य एक ही समय में कई मोर्चों पर जी रहा है, जूझ रहा है और आगे बढ़ रहा है। अंतिम विचार उत्तेजक प्रश्न। आज इन सब खबरों को एक साथ देख के ये सवाल मन में आता है कि किसी भी समाज या राज्य की प्रगति का असली पैमाना क्या है? क्या वो सिर्फ बड़ी उपलब्धियां हैं, जैसे बकुल की रैंक, या फिर व्यवस्था की वो क्षमता जिससे वो जयपुर जैसे हादसों को रोक सकें, या आवारा पशुओं जैसी समस्याओं का मानवीय हल निकाल सकें, या फिर ये सब कुछ एक साथ मिलकर जो तस्वीर बनाते हैं वही उसकी असली हकीकत है? ये सोचने वाली बात है कि हम सफलता और चुनौतियों को अलग अलग देखने के बजाय एक समग्रता में कैसे समझ सकते हैं।